Good morning, everyone. So, welcome back to Canvas Classes. Myself, Parash Thakur, and let's get started with our next lecture. That is the discussion of the DPP. और DPP discussion से पहले हम करेंगे practice problems, मतलब solution to the homework questions जो हमने आपको last class में question दिए थे. चलिए, तो पहला question देखते हैं यहाँ पर. I don't know what you guys have done, but सबसे पहली बात है कि ब्रोमीन अटैक कर रहा है. ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक कर सकता है इस डबल बॉन्ड के ऊपर, ठीक है. और कोई पॉसिबिलिटी तो आपको लग नहीं रही होगी. ऐसा तो नहीं किया होगा ना किसी ने कि यहाँ पर ये एच हटा के सोचा होगा यहाँ ब्रोमीन अटैक करेगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज देयर इज़ नो वे इस तरह का रिएक्शन हो पाएगा, ठीक है. हाँ, पर डबल बॉन्ड के क्रॉस ब्रोमीन अटैक करता है ये हमें पता है. तो पहले क्या बनता है आपका? पहला बनता है ब्रोमोनियम आयन, ठीक है. तो मतलब ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसके अक्रॉस पहले आप बना लीजिए ब्रोमोनियम आयन. ये आपका बन गया. नाउ अब काफ़ी बच्चों ने जल्दबाजी में क्या किया होगा, हो सकता है यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दी, 2 ब्रोमीन. दिक्कत क्या हो गई, इस ब्रोमोनियम आयन पे अब बाहर एक Br नेगेटिव बचा हुआ है अटैक करने के लिए, बट साइमल्टेनियसली मॉलिक्यूल के अंदर एक नाइट्रोजन भी तो है, और नाइट्रोजन भी एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है. तो बाहर वाला न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करके अटैक करेगा, वो जल्दी अटैक कर पाएगा, या जो अंदर ही प्रेजेंट है वो जल्दी अटैक कर पाएगा? ऑब्वियसली जो इंटरनल है वो जल्दी अटैक कर पाएगा, राइट. तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैक होगा, और क्योंकि दोनों पोजीशन बराबर ही हैं, बट ये काइंड ऑफ सिमेट्रिकल तरीके से, तो ये यहाँ अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ जाएगा, सो दैट देयर इज अ न्यू बॉन्ड हेयर. तो इस तरह से बन जाएगा, तो डी ऑप्शन, ठीक है. तो जब भी अगर इंटरनल न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो एक्सटर्नल अटैक से वो फास्टर होता है. देन देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द मेजर organic compounds formed by the reaction of 1,1,1 trichloroethane. Okay, 1,1,1 trichloroethane मतलब CCl3 CH3 with silver powder. देखो इसको सिल्वर के साथ आप ट्रीट करेंगे तो कुछ नहीं है. देखिए सिंपल सा है. इसको थोड़ा सा हम दो मॉलिक्यूल लेंगे इसके, ठीक है, और इसके बीच में हम रखेंगे 6 सिल्वर को. ओके, तो ये 6 AgCl बन के निकल जाएगा, -6 AgCl, और ये आपस में जुड़ जाएंगे तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, दैट इज 2 ब्यूटाइन. तो ऐसे ये रिएक्शन होगा. तो याद करने वाला ही था ये. तो चलो अब आपको पता लगे कि सिल्वर के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो और क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है. देन क्वेश्चन नंबर 3, इन अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड DMF एक ए प्रोटिक सॉल्वेंट है. तो RBr पे आप क्लोराइड अटैक करवा रहे हो. क्लोराइड एक ठीक न्यूक्लियोफाइल है, बुरा नहीं है, अच्छा ठीक न्यूक्लियोफाइल है. और डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड में SN2 प्रेफर किया जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द कन्फिग्रेशन. तो इन्वर्जन किसका होगा? जो कायरल सेंटर होगा उसी का तो इन्वर्जन हो पाएगा ना. तो अगर आप ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन इज कार्बन पे H लगा है, 2 PH लगे हैं और एक ब्रोमीन है. तो बेटा ये वाला कार्बन तो कायरल नहीं है. अगला वाला देखें, ये वाला कार्बन भी कायरल नहीं है. थर्ड वाला देखें C वाले में, तो वहाँ पर भी कायरलिटी नहीं है. एंड तो कायरल के अकॉर्डिंग तो आई डोंट थिंक उन्होंने कायरल के अकॉर्डिंग पूछा हुआ है. तो देख लेते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है. तो देखो पहला वाला आपका ये हो गया कि कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और 2 PH रिंग लगे हैं और एक ब्रोमीन है. तो ये तो डेफिनेटली SN1 ही करेगा. क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप लगे हुए तो SN2 अटैक होना बहुत मुश्किल है उसके ऊपर. सेकंड की अगर हम बात करें PHCH2Br, हाँ PHCH2Br में SN2 आराम से होता है, क्योंकि बेंजाइलिक में SN1 और SN2 दोनों अच्छे होते हैं और SN2 काफ़ी अच्छा होता है. अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ तो और भी अच्छा होता है. थर्ड वाले में देखिए PHCH2, ओके ये CH3 नहीं होगा, ये अगेन CH2Br होगा. ये वाले जो भाई साहब है ये आपका 1 डिग्री हैलाइड है. 1 डिग्री हैलाइड इज लीस्ट हिंडर्ड. तो 1 डिग्री में आपका SN2 तो कंफर्म है, ठीक है. मैंने बोल रहा यहाँ पर नहीं होगा, बेंजाइलिक में भी आपका होगा, पर इसने बोला कंप्लीट इन्वर्जन, मतलब सिर्फ SN2 ही चाहिए हमें, SN1 चाहिए ही नहीं. तो ये भाई साहब जो है ये SN1 प्लस SN2 दोनों दे देते हैं, पर ये वाले भाई साहब जो है ये सिर्फ SN2 देने नीचे, थर्ड वाला, क्योंकि सिर्फ 1 डिग्री हैलाइड है ये.
ठीक है, तो ये कंप्लीट इन्वर्जन जो है दैट वाज इंपॉर्टेंट यहाँ। देन क्वेश्चन नंबर 4, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1। SN1 सबसे फास्ट तब होता है जब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा हो। तो यहाँ पर आपका पहले वाले ऑप्शन में 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, दूसरे में आपको 1 डिग्री है और तीसरे में आपका 2 डिग्री अलाइलिक है। तो ऑब्वियसली बात है 3 में सबसे फास्ट होगा, फिर 1, फिर 2। ठीक है, सी मतलब 2 में तो SN2 ऐसे होने नहीं वाला, ये तो 1 डिग्री है, 1 डिग्री में SN1 नहीं होता, सॉरी हाँ SN2 होता है सिर्फ। ठीक है, उल्टा बोल गया मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, IIT JEE 2008 का क्वेश्चन है ये, और बहुत आसान भी है। मैंने आपको बताया था कि सल्फर वाले जो हैलाइड्स हैं दे आर बेटर न्यूक्लियोफाइल, मैं क्या बोल रहा हूँ, सल्फर वाले हैलाइड्स, सॉरी सल्फर वाले जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ठीक है, दे आर बेटर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल। तो मतलब PHS नेगेटिव इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन PHO नेगेटिव। और बेटा कोई न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा पोलराइजेबल होगा, अच्छा होगा, उतना SN2 को ज़्यादा फेवर करेगा। तो PHS नेगेटिव सल्फर न्यूक्लियोफाइल का ध्यान रखना कि सल्फर न्यूक्लियोफाइल जब भी यूज़ होते हैं मोस्टली वो SN2 रिएक्शन ही करते हैं क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो एक तो आपको एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिया हुआ है PHS नेगेटिव, दूसरा आपको डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड दिया हुआ है जो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट है। तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर SN2 रिएक्शन को सपोर्ट करती हैं। और ऊपर से जो आपको बेंजाइलिक ब्रोमाइड दिया हुआ है, अब आपको लगेगा कि सर ये देखो 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री में SN1 और SN2 दोनों हो सकते हैं, बट बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगे हैं, फ्लोरीन देख लो, NO2 देख लो, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, दे फेवर SN2। तो हर एक चीज़ SN2 को फेवर कर रही है। तो मतलब यहाँ से ब्रोमीन हटेगा, PHS लगेगा, पर बैक अटैक होगा और इन्वर्जन होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है क्योंकि इन्वर्जन चाहिए हमें, कंप्लीट इन्वर्जन होना है यहाँ पे। तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट कि आपको हर एक एस्पेक्ट को देखना है, न्यूक्लियोफाइल कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, ग्रुप्स उसके ऊपर कैसे लगे हैं, विड्रॉइंग है, डोनेटिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा DPP का डिस्कशन एंड कोशिश करेंगे पूरी DPP एक ही सेट में हो जाए। एंड बाकी अगर आप लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम @paras_ठाकुर। ठीक है, सो दैट वी स्टे कनेक्टेड, क्योंकि इस कोर्स के बाद भी भैया कनेक्शन तो बने रहना चाहिए ना। आपका कोर्स तो खत्म हो जाएगा, तैयारी तो खत्म हो जाएगी, पर अपना कनेक्शन तो बने रहना चाहिए। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट टू बी मेजर प्रोडक्ट व्हेन 2-bromo-2-methyl butane? ओके, 2-bromo-2-methyl butane इज रिफ्लक्स विद KOH इथेनॉल, मतलब अल्कोहलिक KOH की बात कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है। तो कौन कौन से हाइड्रोजन निकाले जा सकते हैं, देखो ब्रोमीन के बगल में एक यहाँ पर हाइड्रोजन होगा और एक यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है राइट वाला हाइड्रोजन में निकालूंगा क्योंकि 2 डिग्री हाइड्रोजन जल्दी निकलता है, ये वाला 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड यहाँ बीच में आना चाहिए। ठीक है, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो हाँ इसको उल्टा करके देखो तो D ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ब्रॉट अबाउट यूजिंग। अब ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको ब्रोमीन भी हटानी है और आपको डबल बॉन्ड को हटाना, मतलब आप एक तरह से रिड्यूस कर रहे हो, है ना, रिडक्शन ही है ना ये, डबल बॉन्ड के क्रॉस भी आप H2 ऐड कर रहे हो और ब्रोमीन को हटा के वहाँ पे H लगा रहे हो। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हटा के आप हाइड्रोजन से रिप्लेस कर रहे हो, दैट इज रिडक्शन। तो COI के साथ तो नहीं होगा। R2CuLi में तो CH3 नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल जनरेट होता है, तो यहाँ पर ऐसे न्यूक्लियोफाइल वाला अटैक तो कुछ हो नहीं रहा। सोडियम ठीक है थोड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इस तरह का रिएक्शन नहीं करवा सकते। इस तरह का रिएक्शन आपका जिंक करवा सकता है एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। आपको पहले भी बताया था कि जिंक एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है और RH को वो RH में रिड्यूस कर सकता है। तो सिर्फ एक ही पोटेंशियल कैंडिडेट है हमारे पास, दैट इज ऑप्शन A। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन SN2 रिएक्शन। देखिए पहला वाला तो आपका 3 डिग्री हैलाइड है। 3 डिग्री हैलाइड तो हमेशा क्या करता है आपका SN1 देता है। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये आपका 1 डिग्री हैलाइड है और 1 डिग्री हैलाइड के साथ साथ ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, CH3CH2O नेगेटिव इथॉक्साइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये 1 डिग्री प्लस गुड न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली SN2। तो अगर आप थर्ड ऑप्शन देखेंगे तो ये अगेन 3 डिग्री है, तो ये भाई साहब SN1 से जाएंगे डेफिनेटली। ओके, तो B ऑप्शन डन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच अल्काइल हैलाइड हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालेंगे भैया आप, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो आपको पता है कि पहली बात तो मास भी ज़्यादा होना चाहिए उसका। ओके, CH3Cl, CH3I, CH3Br, CH3F, मास के अकॉर्डिंग CH3I हो रहा है एंड वॉल्यूम, आयोडीन का साइज भी तो काफ़ी बड़ा होता है ना पर। सो डेंसिटी की डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज ही करेगी इसकी। फोर्थ का बी होगा। ठीक है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी आपकी इंक्रीज करनी है क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ रहे हैं, बट मास में चेंज ज़्यादा आएगा वॉल्यूम के कंपैरिजन में, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इनइफेक्टिव शील्डिंग, उन सारे फैक्टर्स की वजह से वॉल्यूम जो एक्सपेक्ट आप करते थे उससे थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है, तो मास और वॉल्यूम दोनों ही बढ़ रहे हैं, पर वॉल्यूम में जो चेंज है वो थोड़ा सा इनइफेक्टिव शील्डिंग की वजह से उतना नहीं आता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। चलिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, इन SN2 रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। यार ये तो आई थिंक बहुत ही सिंपल है ना। 1 डिग्री, फिर आपका मतलब CH3X में लीस्ट हिंड्रेंस होगी, इसमें थोड़ी और ज़्यादा होगी, इसमें और ज़्यादा होगी, इसमें और ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेटमेंट अप्लाई टू SN2 रिएक्शन, द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व्स अल्काइल, हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। एक ही तो स्टेप है और वही रेट डिटर्मिनिंग है, और हाँ उसमें हैलाइड भी होता है, उसमें न्यूक्लियोफाइल भी होता है, तो दैट इज ट्रू। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज 1 2 3, मतलब मिथाइल 1 2 3, यस दैट इज ट्रू। द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स ऑन द अल्काइल, एक ही तो स्टेप है यार, देयर इज एन इंटरमीडिएट नहीं, तो ऑप्शन ए 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्शियरी हैलाइड हैविंग द स्ट्रक्चर फॉर्मूला C5H11Br। अरे यार ये तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन, इनका जो आई थिंक आंसर ही से डायरेक्टली आंसर कर दिया जाए, फालतू में इसके ऊपर तो जाना ही नहीं है। 7th का आंसर आएगा आपका बी। ठीक है, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट 4 हो गए और एक 2 मिथाइल पे 5 कार्बन हो गया, और ठीक है 3 डिग्री भी हो गया। इन द एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड। ओके, HBr आप कर रहे हैं तो पहला टैग किसका होता है, पहला टैग होता है H पॉजिटिव का। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ H पॉजिटिव, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमेशा डबल बॉन्ड है यहाँ पर हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि जो हेलोजेंस हैं वो फंक्शनल ग्रुप की तरह काउंट नहीं होते, वो सिर्फ ब्रांचेस की तरह काउंट होते हैं। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 1 2 3, तो अल्फाबेटिकल चलेंगे तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो, सॉरी 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज H2OH नेगेटिव, CH3O नेगेटिव एंड CH3CO नेगेटिव इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखिए सीधी सी बात है, जो नेगेटिवली चार्ज है वो ज़्यादा न्यूक्लियोफाइलिक होंगे न्यूट्रल वालों से। ठीक है, तो न्यूट्रल H2 जो है वो तो सबसे पीछे जाएगा, तो H2 गया लास्ट में। ओके, एंड CH3COO नेगेटिव में क्या होता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो है ऑक्सीजन पे पर वो डीलोकलाइज है, तो रेजोनेंस की वजह से उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और दूसरी बात, एक और चीज़, जब आपका न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम हो, ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक एटम इज सेम, ओके, जैसे यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है और यहां पर भी ऑक्सीजन है, इन चारों में ऑक्सीजन ही न्यूक्लियोफिलिक एटम है, तो इन दैट केस न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी। ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल्स बेसिसिटी, तो मतलब आप सिंपल बेसिसिटी का ऑर्डर बता दो, तो बेटा सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है यहाँ पे, CH3O नेगेटिव, ठीक है, और सबसे वीक कौन सा है, वाटर, तो CH3O नेगेटिव, फिर OH नेगेटिव, फिर CH3CO नेगेटिव, ये तो बी ऑप्शन डेफिनेटली। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, जब न्यूक्लियोफिलिक एटम सेम होता है और आप 4-5 न्यूक्लियोफाइल कंपेयर कर रहे हो, जो उनका बेसिसिटी का ऑर्डर है वही उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी का भी ऑर्डर होगा। आइडेंटिफाई द सेट ऑफ रिएजेंट और द रिएक्शन कंडीशंस X एंड Y इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप X से ट्रीट कर रहे हैं प्रोडक्ट मेरा, और उसको Y से ट्रीट किया तो यहाँ पर ये बना, तो सीधी सी बात है, पहले आपने एलिमिनेशन किया, HBr उड़ा दिया, फिर से HBr डाल दिया, पर अब जो उड़ाने का यहाँ पर Y में आपने HBr डाला है वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन किया हुआ है, तो पहला आपका एलिमिनेशन हुआ, ठीक है, और दूसरा आपका एडिशन हो रहा है। यहाँ पर आप HBr ऐड कर रहे हो मार्कोनिक ऑफ तरीके से, और पहले वाले में आप HBr हटा रहे हो। तो डाइल्यूट एक्वस NaOH नहीं चाहिए, अल्कोहलिक NaOH हमें चाहिए, ठीक है, तो अल्कोहलिक NaOH है पहले वाले में, ओके, और YBr विद एसिटिक एसिड, ओके,
डाइल्यूट NaOH तो नहीं, आउट हो गया। देखो डाइल्यूट एक्वस NaOH तो हटा दो। एक्वस NaOH क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन करता है। हमें सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, हमें एलिमिनेशन चाहिए। ठीक है, तो बी में भी कंसनट्रेटेड अल्कोहलिक NaOH है, डी में भी है। और वाई आपका HBr एसिटिक एसिड है, यहाँ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3 है। तो ब्रोमीन थोड़ा चाहिए हमें इन द प्रेजेंस ऑफ CHCl3, ब्रोमीन थोड़ा ऐड करनी है हमें एक ब्रोमीन और एक H, मतलब HBr ऐड करना है आपको। तो ऑब्वियसली बात है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। ऑब्वियसली बात है, जहाँ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा 1, ओके तो नीचे से भी नज़दीक पड़ सकता है वैसे तो, बट अगर हम यहाँ से चलते हैं 1 2 3 4 और सीधे चलते 1 2 3 4, नहीं सीधे चलेंगे तो चेन लंबी आएगी 3 4 5। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन, तो बी ऑप्शन। ठीक है, अंडर SN1 कंडीशन द हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलिसिस आपने काफ़ी बार टर्म सुनी होगी। हाइड्रोलिसिस मीन्स हाइड्रो प्लस लाइसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक अपार्ट। तो हाइड्रोलिसिस एक ऐसा रिएक्शन होता है व्हेन वाटर इज सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। वाटर ही सॉल्वेंट भी और वाटर ही न्यूक्लियोफाइल भी, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो उसका जो जनरल टर्म है दैट इज सॉल्वोलाइसिस। जब आप सॉल्वोलाइसिस वर्ड यूज करते हो उसका मतलब है कि सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, और हाइड्रोलिसिस मोस्टली SN1 मैकेनिज्म ही फॉलो करता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोलिसिस कहीं बोला हो तो मतलब वाटर का अटैक करो और SN1 के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि जब सॉल्वेंट आप जो ले रहे हो वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो SN2 तो फॉलो नहीं करेगा वो। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने का मतलब क्या है? यहाँ पर ब्रोमाइड हटाएंगे, आप SN1 करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रोमाइड पहले में निकलेगा और ब्रोमाइड निकलेगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका रीअरेंज करेगा 3 डिग्री में, और 3 डिग्री पे जाके फिर वाटर अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पर आपका वाटर का अटैक होगा और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो दिस इज 1 2 मिथाइल शिफ्ट, देन अच्छा SN1 कंडीशन में मेजर प्रोडक्ट, हाँ तो ये वाला तो नहीं बनने वाला, ये वाला भी नहीं बनने वाला, ये तो OH है ही नहीं यहाँ पे, इस वाले में भी नहीं है, नन ऑफ दीज, सिंपल। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। अब आप बोलोगे सर एलिमिनेशन भी तो हो सकती है, SN1 के साथ इवन भी होता है, हाँ यहाँ से H पॉजिटिव भी निकल सकता है, तो इवन भी हो सकता है, तो C वाला प्रोडक्ट बन तो सकता है। बट अब इन्होंने मेजर प्रोडक्ट बोला, टेम्परेचर के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि एलिमिनेशन मेजर होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, है ना। अगर लो टेम्परेचर मेंशनड है तब तो मैं सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा ज़्यादा बनाऊंगा, और अगर हाई हो तो, और ऊपर से उन्होंने बोला हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा बोला कि डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस बोला है भैया, तो OH लगाना ज़रूरी था, तो डी ऑप्शन, सिंपल। द एडिशन ऑफ HBr गिव्स द सेम प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये तो तभी होगा जब आपके पास सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल लेकिन में इधर लगाओ उधर लगाओ, मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक को, बात तो घुमा फिरा के बराबर है। ठीक है, जैसे ये 2 ब्यूटीन है, तो 2 ब्यूटीन में कुछ भी कर लो, सिमेट्रिकल है, तो मार्कोनिक ऑफ एंटी मार्कोनिक को कोई फर्क नहीं पड़ता। द रिएक्टिविटीज ऑफ दीज इन आर इन ऑर्डर। ये आपका मिथाइल हैलाइड है, ये आपका 1 डिग्री है, और ये आपका अराइल है। यार अराइल की ना रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, अराइल हैलाइड की डायरेक्टली। क्यों अराइल की इसलिए कम होती है? क्योंकि एक तो ये जो आपका हेलोजन है ये रेजोनेंस में, रेजोनेंस की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है इसके बाद डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये स्ट्रॉन्गर है, आराम से टूटेगा नहीं। ऊपर इस बॉन्ड में पोलैरिटी भी कम है, तो और टूटने के चांस कम हो जाते हैं। क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन के पीछे मेन रीजन क्या है? कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में देयर इज अ पोलैरिटी, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली इस कार्बन पे अटैक करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, तो इस तरह का रिएक्शन हो पाता है। तो हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते ही इसलिए हैं क्योंकि कार्बन हेलोजन बॉन्ड में पोलैरिटी एग्जिस्ट करती थी। तो ये पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आप बोल सकते हो कि ठीक है यार न्यूक्लियोफाइल जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा, पर बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है वीक है वो भी डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर CF बॉन्ड में पोलैरिटी तो बहुत हाई होगी पर वो कम रिएक्ट करता है, क्यों? क्योंकि बॉन्ड छोटा है, स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड भी तो तोड़ना है ना। तो यहाँ पर क्या बॉन्ड भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और पोलैरिटी भी कम है, तो अराइल हैलाइड बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ओके, तो रिएक्टिविटी अगर हम देखें तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 डिग्री वालों की बात हो रही है, तो इट्स मोर लाइक SN2, और आपको पता होना चाहिए
अराइल एंड विनाइल हैलाइड, ठीक है, दे डोंट गिव SN1 और SN2। ठीक है, SN1 क्यों नहीं देते? क्योंकि इन दोनों में आपका जो कार्बोकैटायन बनता है वो बड़ा अनस्टेबल बनता है, तो SN1 नहीं देते। SN2 क्यों नहीं देते? क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन लगाया है उस पर बैक साइड से अटैक करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके बैक में ये पूरा रिंग लगा हुआ है, यहाँ इस कार्बन के बैक पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो बैक अटैक यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाता SN2 वाला। ठीक है, तो अराइल और विनाइल हैलाइड SN1 SN2 दोनों ही नहीं देते। तो अराइल की तो रिएक्टिविटी सबसे कम आएगी, तो ये तो लास्ट में आएगा, तो मतलब C और D ऑप्शन तो गलत हो गए। CH3Cl सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि अब बात यहाँ पर ऑब्वियसली SN2 की हो रही है, क्योंकि कार्बोकैटायन तो स्टेबल यूनिट में बनने नहीं वाला, तो SN2 में जितनी कम हिंड्रेंस होगी उतना रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ऑर्गेनिक हैलोजन कंपाउंड्स यूज्ड एज सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री आर। तो भी सॉल्वेंट कौन कौन से यूज होते हैं? क्लोराइड्स, आयोडाइड्स, ब्रोमाइड्स, नन ऑफ दीज। CH2Cl2, CCl4 है ना, CHCl3, ये है ना कॉमन सॉल्वेंट्स। कभी इसके अलावा आपने सुना है CH3I एज अ सॉल्वेंट ले रहे हो? नहीं ना, तो क्लोराइड ज़्यादा यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 को अगर आप एयर में रख देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनरेज, ये डिकम्पोज करना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो और पॉइजनस, हाँ, फॉस्जीन गैस जनरेट होती है। तो ये चीज़ याद रखना कि क्लोरोफॉर्म को हमेशा डार्क कलर्ड बॉटल्स में रखा जाता है कि सनलाइट वहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इवन एयर के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, तो इट फॉर्म्स पॉइजनस फॉस्जीन गैस। ठीक है, फॉस नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ विल यू ऑब्टेन 1 ब्रोमोप्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। ओके, तो हमारे पास है प्रोपीन, इससे हमें चाहिए 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब एंटी मार्कोनिक एडिशन ऑफ वाटर। तो एंटी मार्कोनिक एडिशन करेंगे, सिंपल। ठीक है, हाँ सिंपल है। हाइड्रोकार्बन C5H12, ओके, C5H12 इज अल्केन, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है। गिव्स ओनली 1 मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही मोनो, मतलब एक ही क्लोरिनेशन का प्रोडक्ट उसका बनेगा, मतलब सिंगल क्लोरीन अगर आपको अटैच करनी है, मतलब वहाँ पर एक ही यूनिक पोजीशन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन में बेटा एक ही पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है, दैट इज 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये इसमें क्या है, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, चारों ग्रुप आइडेंटिकल हैं, तो मैं क्लोरीन यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, बात बराबर है। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी ओनली 1 क्लोरीन मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 20, द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ N प्रोपाइल ब्रोमाइड विद बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस। ओके, वैसे तो मैं एरोमेटिक वाले केस किए नहीं है, पर चलो कर लेते थोड़ा सा इसको। N प्रोपाइल ब्रोमाइड विद एनहाइड्रस AlCl3, आपको करना क्या होता है, जो आपको अल्काइल हैलाइड दिया है ना उसका कार्बोकैटायन बनाओ। ओके, तो इससे कार्बोकैटायन क्या बनेगा आपका, ये बनेगा। जब ब्रोमाइड को बाहर निकालूंगा मैं, ये 1 डिग्री है, तो क्या ये रीअरेंज करेगा? यस, ये रीअरेंज करके 2 डिग्री में जाएगा। अब ये जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है ये अटैक करता है बेंजीन पे। ठीक है, तो बेंजीन पे अटैक होगा, इस कार्बोकैटायन का, तो मतलब ये वाला कार्बोकैटायन जस्ट चिपका दो। अब ज़्यादा मैकेनिज्म के चक्कर में मत पड़ो, ये वाला कार्बोकैटायन जस्ट चिपका दो उसके ऊपर, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज क्यूमीन। तो दिस इज योर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, और सिंपली यू कैन से दिस इज क्यूमीन, कॉमन नाम है इसका, घर वाले प्यार से बुलाते हैं क्यूमीन बेटा, चलो आ जाओ। ठीक है, अपने को रिएक्शन भी करना है, राइट। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 21, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इज। देखिए, ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल है, ये नेगेटिव चार्ज है, और कार्बन आपको पता है ना, कार्बन इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, CH3CH2SH, ओके, एंड CH3CO नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही है हमारे पास, नहीं 2 है, CN। ओके, देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल, ओके, सल्फर वैसे काफ़ी अच्छा है, इससे तो बेटर है,
तो उनको 1 2 3 4 करके अरेंज किया जाए तो ये कार्बन और कार्बन काफ़ी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। पर यहाँ पर समस्या ये होगी कि ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये डीलोकलाइज है और डीलोकलाइज होकर जा रहा है नाइट्रोजन के ऊपर। तो एक्चुअली इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे वो ये है। एंड ये वाला भाई साहब थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कार्बन की जगह नाइट्रोजन पे रहना प्रेफर करेगा। अब आपको ये देखना है कि ये वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल हुआ कि ये वाला, है ना, कि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी डीलोकलाइज है, ये वाला भी डीलोकलाइज है, बट नाइट्रोजन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन ऑक्सीजन। तो 2 से तो स्टिल 4 इज बेटर, और 1 और 3 में 1 इज बेटर क्योंकि सल्फर बड़ा है, मोर पोलराइजेबल है। स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इन्होंने एक काम कर दिया ना गलत, कि उन्होंने एक न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज दे दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 4th वाला आना चाहिए, ठीक है, इवन कार्बन वाला ही, क्योंकि एटलीस्ट वो नेगेटिवली चार्ज है और कार्बन है, ठीक है। मान लिए ये सल्फर है बट नॉट नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है, बट स्टिल तो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी का डिफरेंस आ जाएगा। कार्बन सल्फर, चलो स्टिल आई विल गो विद डी ऑप्शन। आंसर वैसे ए है इसका आंसर की में, बट आई विल गो विद द डी ऑप्शन क्योंकि मेरे को वही ज़्यादा सही आंसर लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल में फ़र्क पड़ता है, ठीक फ़र्क पड़ता है। देन क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद अल्कोहलिक सिल्वर नाइट्रेट। एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आंसर की थोड़ी सी गलत है, ठीक है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को ढंग से सॉल्व करना ज़रूरी होता है। ब्लाइंडली अपन आंसर की वो फॉलो नहीं कर सकते। देखो सिल्वर नाइट्रेट के साथ होता क्या है, जब भी आप किसी को सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हो और आर में RCl है या RBr है, तो ये ना AgCl या AgBr का प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है। तो सबसे जल्दी वो रिएक्शन होगा जो क्लोराइड और ब्रोमाइड ज़्यादा आसानी से छोड़ेंगे, ताकि Ag पॉजिटिव जल्दी से उनके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना सके। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पहला आपको दिया है PH CH2 CH2Br, इसके साथ कोई फास्ट नहीं होगा रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ब्रोमाइड छोड़ने पे कोई बड़ा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं मिल रहा। दिस इज ओनली गिविंग मी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, तो दिस विल नॉट गिव अप द ब्रोमाइड आयन वेरी इजीली, है ना। तो यहाँ से ब्रोमाइड बहुत आसानी से नहीं निकलेगा। सेकेंड अगर आप देखते हैं PH CH CH3Br, हाँ दिस इज कंपेरेटिवली फास्टर क्योंकि ये मेरे को 2 डिग्री कार्बोकेटाइन दे रहा है, 2 डिग्री बेंजाइल, ठीक है। तो यस यहाँ पर कंपैरेटिवली फास्टर होगा। और थर्ड वाले में PH CH डबल बॉन्ड CHBr, अरे यार तो ये तो विनाइल आ गया यार, नहीं विनाइल कार्बोकेटाइन तुम्हें पता है ना कि बहुत बकवास होता है। तो सबसे फास्ट किस में होगा आपका, ऑब्वियस सी बात है सेकंड में होगा, ठीक है। सेकंड के बाद आपका 1 में हो जाएगा, क्योंकि 1 में क्या है, रीअरेंज करके वो बेंजाइल बन सकता है ना। 1 डिग्री कार्बन है बट ये आगे रीअरेंज कर जाएगा तो ये बेंजाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका सबसे फास्ट ये वाला सेकंड वाला, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट में थर्ड। तो 2 1 3, हाँ ए ऑप्शन, ठीक है, ओके। चलिए 23, व्हेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल प्रोसीड। तो अच्छा नहीं व्हेन नहीं, विच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल प्रोसीड, ओके। तो NaCl अल्कोहल पे अटैक करेगा, कुछ नहीं होने वाला। क्यों? देखो क्लोराइड जो है वो अल्कोहल के OH को डायरेक्टली रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर आप सोचें कुछ ऐसा रिएक्शन हो जाएगा कि CH3 CH2Cl बन जाएगा और OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा, तो दैट इज रॉन्ग। क्यों? क्लोराइड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू OH नेगेटिव। तो एक वीक वाला जो है ये भाई साहब, ये स्ट्रॉन्ग वाले को, मतलब एक हल्का फुल्का इंसान एक पहलवान को बाहर नहीं निकाल सकता, है ना, रिंग से। अगर गलती से निकाल भी देता है तो ये पहलवान जो है बाहर जाके बहुत गुस्सा होगा, ये बोलेगा चल बेटा बाहर निकल, ये वापस से अटैक कर देगा। तो जो लिविंग ग्रुप है इट शुड बी वीक बेस, OH नेगेटिव इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसीलिए हम ये रिएक्शन ऐसे नहीं करवाते। हम ये रिएक्शन कैसे करवाते हैं, हम ये रिएक्शन करवाते हैं HCl प्लस ZnCl2, तब जाके अटैक करते हैं, ताकि OH के साथ पहले कॉम्प्लेक्स बने, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो और फिर जाके क्लोरीनेशन हो, ठीक है। तो पहला वाला तो ना नहीं होने वाला। दूसरे में अमोनिया यहाँ से ब्रोमाइड को डिस्प्लेस कर रहा है। हाँ अमोनिया एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है,
और ब्रोमाइड उतना स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं है, बाहर निकलेगा Br नेगेटिव, तो ठीक है, इट्स अ वीक बेस, निकाल सकते हैं। थर्ड वाले में, थर्ड तो यार बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, क्योंकि O नेगेटिव स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और क्लोराइड को बाहर निकालना इज़ वेरी वेरी इजी, ये तो बड़े आराम से हो जाएगा। बट इसमें फिर अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि यहाँ पर आपका जो कि बेस स्ट्रॉन्ग है और ये 1 डिग्री है, तो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस प्लस 1 डिग्री हैलाइड, तो आपका सब्स्टिट्यूशन ठीक है हो जाएगा, SN2 भी हो जाएगा प्लस साथ में E2 भी हो जाएगा, क्योंकि ये जो भाई साहब हमारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं ये हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी हैं। ओके, और ऊपर से 1 डिग्री हैलाइड है, तो 1 डिग्री में आपका SN2 होता है और साथ में E2 भी हो जाता है, तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी। LiCl प्लस CH4 एसीटोन, नहीं इसमें तो कुछ नहीं होने वाला ऐसा वाला, ठीक है। तो B एंड C में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन दोनों हो रहे हैं। B में आपका अमोनिया ना एलिमिनेशन नहीं करवा पाएगा, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, हाँ सब्स्टिट्यूशन करवा देगा, ठीक है, यस सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो अगर मेरे को ऐसा रिएक्शन चूज करना है उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही हो रही है तो मैं B पिक करूंगा, ओके, और सब्स्टिट्यूशन प्लस एलिमिनेशन हो रही है तब मैं C पिक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 24, द रिएक्शन ऑफ 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, अरे यार ये वाला 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, ये IIT ने पूछा था भले ज़माने 2005-6 में, ठीक है। मेटेलिक सोडियम इन ईथर, डाइऑक्सेन इज जस्ट ईथर, साइक्लिक ईथर है, तो ये बनता है, ये हमने किया हुआ है, ठीक है, पुराना क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो आंसर की वालों नालायकों ने इसका आंसर दिया हुआ है A ऑप्शन। अब आपको मैं एक कहानी बताता हूँ, ये एक पुस्तक में क्वेश्चन दिया हुआ था, जब ये IIT में आया था उस ज़माने में भी ये एक बुक में ऑलरेडी था, और उसने आंसर जो दिया था वो IIT के आंसर की से डिफरेंट था। इन्होंने जो आंसर दिया वो उस बुक के अकॉर्डिंग दिया, मतलब इन्होंने वहाँ से छापा इस क्वेश्चन को डायरेक्टली, ये ध्यान नहीं दिया कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी IIT में आ चुका है। और ये क्वेश्चन आई थिंक था, कौन सी बुक थी वो, मॉरिसन बॉयड, आई थिंक ये क्वेश्चन मॉरिसन बॉयड में था, ठीक है। इनका A ऑप्शन करने का रीज़न ये होता था कि ब्रोमाइड जो वो जल्दी निकलेगा, बॉन्ड लंबा है, वीक है, जल्दी टूटेगा, तो यहाँ रेडिकल बनेगा और ऐसा एक और रेडिकल बनेगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों आपस में। बट अब IIT में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। 25 2 मिथाइल प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, ओके, 2 मिथाइल प्रोपीन कैन बी कन्वर्टेड आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये आपका आ गया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो आप क्या कर रहे हो, आप एंटी मार्कोनी कंपटीशन ऑफ कर रहे हो, सिंपल। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ETOH और हीट। अब देखिए एक तो आपने हीट कर दिया, तो दैट मीन्स के एलिमिनेशन आपकी फेवरेबल होगी, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन ज़्यादा होती है, सब्स्टिट्यूशन कम होती है। और ETOH आपका जो है ये भाई साहब आपके वीक बेस है, तो वीक बेस है और ऊपर से एलिमिनेशन हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये कहानी आ जाएगा इवन, और इवन जब भी होता है तो थोड़ा सा SN1 भी हो जाता है। तो पहला स्टेप में क्या है, क्लोराइड बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, ये रिंग एक्सपेंशन कर जाएगा। तो रिंग एक्सपेंशन वाले कितने ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, 5 मेंबर रिंग बनेगा, उसका एलिमिनेशन होगी, मोर स्टेबल एल्कीन बन जाएगी मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 27, अब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है, यहाँ पर एक वीक बेस दिया हुआ है, तो वीक बेस वाले में मेरे पास क्या होना है, अगर मेजर पूछा हुआ है तो वीक बेस वाले में मेरे पास ऑब्वियसली E1 हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर मेरे पास, अब देखो क्योंकि ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री हैलाइड में आपका ये नहीं आप बोल सकते कि सर स्ट्रॉन्ग बेस है पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है तो SN2 हो सकता है, नहीं SN2 बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है E2, हो क्या सकता है E2 ही होगा, यहाँ पे 3 डिग्री और स्ट्रॉन्ग बेस है, E2 ही होना है, ठीक है। तो E2 1 स्टेप है, और यहाँ पर भी क्योंकि 3 डिग्री, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, बगल से H निकलेगा, देयर इज नो स्कोप फॉर रीअरेंजमेंट। तो भाई साहब दोनों में आपका मेजर प्रोडक्ट जो है वो तो सेम ही आ जाएगा।
ये वाला प्रोडक्ट तो नहीं है बनने वाला, क्योंकि बी में आपका प्योरली एलिमिनेशन हो रही है, E2 ही हो रहा है, और ये वाला जो प्रोडक्ट है ये तो सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट है। हाँ, यहाँ पर आपका E1 प्लस SN1 दोनों हो जाएंगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल बन सकता है। तो बी क्या है आपका, A इज़ दिस, B इज़ दिस, ओके, A इज़ दिस, B इज़ दिस, नहीं बी में ये तो बिल्कुल नहीं बनने वाला, ये आउट हो गया, दोनों प्रोडक्ट ये होंगे, ये भी आउट हो गया, एंड A इज़ दिस। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया ना कि टेम्परेचर कैसा रखा हुआ है ना, तो ए में एक्चुअली दोनों बनेंगे, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, बट चलो अब इन्होंने क्योंकि टेम्परेचर मेंशन नहीं किया तो रूम टेम्परेचर लेके मानना पड़ेगा, तो SN1 को आपको मेजर लेके चलना पड़ेगा, तो आई थिंक सी ऑप्शन इसका ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर होगा। लेट्स मी चेक इन आंसर की, यस इन्होंने भी सी दिया हुआ है, बट देखा ये लैग करके एक चीज़ में थोड़ा सा यहाँ पे इनको मेंशन करना चाहिए था। बट आप ये याद रखो कि जब तक हीट का साइन ना दिया हो एलिमिनेशन को मेजर प्रोडक्ट नहीं दिखाना है, अनलेस अनटिल आपके पास प्योरली E2 ही हो रहा हो, प्योरली E2 हो रहा है या फिर SN2 हो ही नहीं रहा, क्योंकि 3 डिग्री है, SN2 हो ही नहीं सकता था वहाँ पे, तो उस केस में आपका एलिमिनेशन ही होना था। द मेजर प्रोडक्ट ब्रोमीन H नहीं है यार, अब सीधी सी बात है, ये 3 डिग्री हैलाइड है, 3 डिग्री पे अटैक करता है ब्रोमीन, आपका आप पता है आपको कितना सेलेक्टिव है ना, 28 का C, 29 का टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू सब्स्टिट्यूशन SN2, क्यों, क्योंकि स्टेरिक एंट्रेंस होती है भैया 3 डिग्री में। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए HBr आप ऐड कर रहे हैं बिना किसी पेरोक्साइड के, तो आपका मार्कोनिकोव एडिशन होगा, मार्कोनिकोव में यहाँ पर आपका ब्रोमीन लग जाएगा, तो सी ऑप्शन, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट फैक्टर एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशन दैट मिथेनॉल रिएक्ट्स विद HX फास्टर देन अ प्राइमरी अल्कोहल। देखिए जो आपका मिथेनॉल है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल से मतलब RCH2OH से फास्ट अगर रिएक्ट कर रहा है तो क्या रीज़न हो सकता है उसका। अभी ऑब्वियसली बात है SN2 की कहानी होगी, ठीक है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो यहाँ पर बात ही नहीं आती, कार्बोकेटाइन तो इन्हें बहुत अनस्टेबल बनने वाला है। इज विद विच लिविंग ग्रुप डिपार्ट, ऐसा भी कुछ नहीं है, लिविंग ग्रुप भी दोनों में सेम ही बनने वाला है, वो जब सेम ही लिविंग ग्रुप होगा तो जिस मतलब इमोशन से निकलेगा वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट नहीं यार, इसमें ओनली फीचर इज स्टेरिक इंट्रेंस, क्योंकि ये डेफिनेटली SN2 हो रहा है, क्योंकि आप 1 डिग्री और मिथाइल हैलाइड की बात कर रहे हो, तो SN2 के परव्यू में आ रहे हैं, SN1 तो यहाँ पर हो ही नहीं रहा, तो ओनली थिंग दैट मैटर्स इन दोनों के बीच में यहाँ पे R है और वहाँ पे वो H है, तो R का स्टेरिक इंट्रेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो 31 का आंसर डेफिनेटली A है। क्वेश्चन नंबर 32, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज। अरे यार ये तो बड़ा स्टैंडर्ड सा वो है, मेथड है DDT बनाने का। क्लोरोबेंजीन को क्लोरल से ट्रीट करते हैं, CCl3CHO। व्हाट इज दिस क्लोरल, क्लोरल इज CCl3CHO, ठीक है, प्लस क्लोरोबेंजीन दिया आपका DDT भाई साहब बनाते हैं, जो कि एक अच्छा खासा क्या था, कीटनाशक था आपका ये, ठीक है, अच्छे ज़माने में, अब तो बैन हो चुका है, पर भले ज़माने में ये बहुत 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 फेमस वाला DDT, मतलब ऐसा था एक रेवोल्यूशन आ गया कि यार अब फसलें हमारी उनको कीट पतंगे जो है आपके वो नहीं खाएंगे, ठीक है, तो बहुत पॉपुलर हुआ था, पर इसके बाद में इसके साइड इफेक्ट पता लगे, काफ़ी सालों के बाद लगे पता, तो फिर ये बैन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रोमीन हैज़ अ लो रिएक्टिविटी इन दिस। यस, यहाँ पर लो रिएक्टिविटी क्यों है, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो ये जो ब्रोमीन भाई साहब है ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट से थोड़ा सा कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो CBr बॉन्ड एज अ पार्शियल, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है, डबल बॉन्ड है, प्लस इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, तो लेस रिएक्टिविटी का मतलब होता है कि ये वाला बॉन्ड उतनी आसानी से नहीं टूट रहा है जितनी आसानी से आपने सोचा था कि ये टूट जाएगा, ओके, क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द आइसोमेरिक कंपाउंड्स ऑफ इथाइलिन क्लोराइड एंड इथाइलिडीन क्लोराइड। देखिए तो इथाइलिन क्लोराइड आपका हो गया, ठीक है, एंड इथाइलिडीन क्लोराइड में बोथ रिएक्ट टू गिव सेम एक्वस KOH से अगर हम करें इसको तो क्या होगा, एक्वस KOH इज CH2 डबल बॉन्ड CH
वैसे तो ये रिएक्शन नॉर्मली होता नहीं है, पर अगर हम कर भी दें तो ये CH3CHO बन जाएगा टॉटोमेरिज्म के बाद। ओके, और इस वाले को कर लें तो CH2OH, ओह सॉरी इथाइलिडीन था यार ये। CH3CHCl ट्वाइस, हाँ इथाइलिडीन, 2 क्लोरीन सेम के ऊपर लगे हैं। हाँ, तो इसको अगर मैं एक्वस KOH से ट्रीट करता हूँ, दोनों पे OH लग जाएगा, एक कार्बन के ऊपर 2 OH अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकल जाएगा, तो ये भी आपका CH3CHO बनेगा। तो यस, दे रिएक्ट विद एक्वस KOH टू गिव द सेम प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, CH3Br प्लस न्यूक्लियोफाइल गिव्स यू दिस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट। अब SN2 रिएक्शन है, SN2 में सबसे फास्ट कौन सा होगा जब न्यूक्लियोफाइल सबसे स्ट्रॉन्ग है? सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन सा? अभी देखो इन सभी में ऑक्सीजन इज द न्यूक्लियोफिलिक एटम, तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ओके, तो CH3O नेगेटिव सबसे स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा। ओके, और सबसे पीछे आएगा ACO नेगेटिव, क्योंकि ACO नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज एक तो डीलोकलाइज हो रहा है और वो दोनों बार ऑक्सीजन पे जा रहा है। आप बोलोगे सर PHO नेगेटिव में ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, येस, बट नेगेटिव चार्ज घूम के जा रहा है कार्बन पे, और वो उतना स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होने का मतलब नहीं कि वो ज़्यादा स्टेबल होंगे। ACO नेगेटिव में 2 ही बनते हैं, पर वो दोनों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि दोनों में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है। तो CH3O नेगेटिव सबसे आगे होगा आपका, तो 4 सबसे आगे होना और 2 आपका सबसे पीछे होना है। 4 2 4 2 4 2 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले 4 फिर 3 और 1 और 2 तो लास्ट में आएंगे, क्योंकि दोनों में रेजोनेंस है, नेगेटिव चार्ज आपका डीलोकलाइज अवेलेबल नहीं है इजीली। क्वेश्चन 36, विच इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? C, सिंपल, क्योंकि साइज बड़ा है यार, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती है। Which statement are true for SN1 reaction of haloalkane? Both the haloalkane and the nucleophile are involved in the transition state. गलत। The reaction at a stereo center proceed with retention. गलत। दोनों होते हैं, retention inversion दोनों होता है। Reaction at a stereo center proceed with loss of optical activity. ठीक है, loss of activity है, क्यों? क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर बनता है, तो रेसिमिक मिक्सचर बनने की वजह से डेक्स्ट्रो लिवो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, बट ये कंप्लीटली रेसिमिक बने इसके चांस थोड़े कम रहते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है कौन सा नहीं है ना, वो सारी चीज़ें। बट हाँ, रेसिमिक मिक्सचर बनता है तो इन जनरल आप बोल सकते हो। वैसे इन्वर्जन हल्का सा ज़्यादा होता है रिटेंशन से, पर फिर भी ओवरऑल रेसिमिक मिक्सचर बनेगा तो काफ़ी हद तक ऑप्टिक एक्टिविटी आपकी खत्म हो जाएगी। द ग्रेटर द स्टेरिक क्राउडिंग अराउंड द रिएक्टिव सेंटर द लोअर द रिएक्टिव। स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ेगी तो बेसिकली क्या होता है, कार्बोकेटाइन आपका ज़्यादा स्टेबल होता है ना, मतलब स्टेबल इन द सेंस कि 3 डिग्री बन जाएगा या 2 डिग्री से होगा तो 3 डिग्री में जाएगा, तो C ऑप्शन। क्वेश्चन 38, विच इज द बेस्ट रिएक्शन कंडीशन फॉर प्रिपेयरिंग 2 आयोडोहेक्सेन फ्रॉम 1 हेक्सीन? 1 हेक्सीन से 2 आयोडोहेक्सेन, ऑब्वियसली बात है, मार्कोनिक एडिशन कर रहे हो आप HI की, ठीक है, तो I2 तो नहीं कर रहे आप। 38 का B, सिंपल, HiO4 तो बॉन्ड तोड़ देता ना, HiO4 यूज़ करोगे तो तोड़ देगा बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। 39, द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब एलिमिनेशन कितना फास्ट हो रहा है विद अल्कोहलिक KOH इन द केस ऑफ क्लोरोइथेन। ओके, क्लोरोइथेन CH3CH2Cl, ये आ गया आपका 1 2 में 2 क्लोरोप्रोपेन, ओके, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, ऑब्वियसली बात है। अब आप बोलोगे सर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कौन सी है, E1 है या E2 है? डजंट मैटर, क्योंकि दोनों में आपका 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। 3 डिग्री में फास्ट, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। ये भाई साहब आपका 3 डिग्री है, ये भाई साहब आपका 2 डिग्री है, भाई साहब आपका 1 डिग्री है, तो 3 to 1, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, अराइल हैलाइड्स आर रिलेटिवली मोर स्टेबल देन अल्काइल, क्योंकि अराइल में देर इज रेजोनेंस और देर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जिसकी वजह से बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता ये वाला, ठीक है। और ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, थोड़ा पोलैरिटी भी कम होती है इन दोनों के बीच में। देर रेजोनेंस स्टेबलाइज, हाँ दोनों फैक्टर हैं, sp2 वाला फैक्टर भी और रेजोनेंस स्टेबलाइज वाला भी। 40 का C। 10 मोर क्वेश्चन टू गो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब SN1 सबसे फास्ट किसमें होगा, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, 4 वाला। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर आपका अलाइलिक प्लस 2 डिग्री बनेगा, और 1 तो आपका लास्ट में आएगा, क्योंकि ये अराइल है। अराइल मैंने आपको कहा SN1 SN2 दोनों नहीं देता, तो 1 आपका सबसे पीछे आना है,
और 4 आपका सबसे आगे आना है, 1 4 1 4 1 4, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो प्रेसिपिटेट। येलो प्रेसिपिटेट मतलब CH3। एक तो ये बन जाता है आपका क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और AgI ये भी आपका येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। तो मतलब AgI की बात हो रही होगी क्योंकि क्लोरोफॉर्म वाला रिएक्शन तो यहाँ पर नहीं हो रहा। ऑन चेकिंग विद एक्व सोल्यूशन ऑफ NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HNO3 एंड एडिशन ऑफ AgNO3। देखिए पहली बात तो आप डाइल्यूट, अच्छा, शेकिंग विद एक्वस NaOH ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH, तो हमारा जो ये पहले कंटेंडर हैं CH3CH2I, इनको एक्वस OH नेगेटिव से ट्रीट किया तो ऑब्वियस सी बात है ये तो बड़ी खुशी खुशी ये बनाएंगे प्लस NaI, क्योंकि NaOH था, NaI बन गया, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन विद डाइल्यूट HNO3। अब इसको HNO3 से अगर तुम कर भी दोगे, व्हाट डिफरेंस विल मेक, तो एंड एडिशन ऑफ AgNO3, एसिडिफिकेशन किया हमने इसका। I didn't catch that. Could you try again? सीरियसली होता है, ठीक है। हाँ, एसिडिक बोला मैंने, कुछ और नहीं बोला, आई डोंट नो उसने क्या सुना। ओके, तो एसिडिफिकेशन अगर हम करते हैं यहाँ पर, नहीं, OH के एसिडिफिकेशन में इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। HNO3 एक एसिड है, एसिडिक मीडियम में एलिमिनेशन हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा इसका, NaI रहेगा, AgNO3 है तो AgI बन जाएगा, विल गिव येलो प्रेसिपिटेट। ओके, यहाँ पर Cl काफ़ी इजीली निकलेगा, आयोडीन नहीं निकलेगा, ओके, क्योंकि आयोडीन डायरेक्टली अराइल हैलाइड का पार्ट है। सी वाले में आयोडीन इजीली निकलेगा, क्लोरीन नहीं निकलेगा, और यहाँ पर ब्रोमीन नहीं निकलेगा। तो सी वाले में आयोडीन ज़्यादा जल्दी निकल रहा है, ए वाले में ठीक है, OH नेगेटिव इज गुड न्यूक्लियोफाइल, निकाल तो वहाँ पर भी देगा, तो ए वाले में भी कर रहा है वो, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, NaI का एसिडिफिकेशन करेंगे आप तो क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा, और HI को अगर आप AgNO3 से ट्रीट करते हैं, ओके, ठीक है। ए और सी दोनों लग रहे हैं, ए और सी में अगर मेरे को चूज़ करना है तो आई विल चूज सी। वाई? द रीज़न इज, ए केस में आपका रिएक्शन हो रहा है SN2 से, और सी में आपका हो रहा है SN1 से। क्यों? अब आप बोलोगे सर बेंजाइल में SN2 भी तो होता है, हाँ, पर बेंजाइल में एक सेकेंड नहीं, हाँ, SN1 नहीं, यहाँ पर क्लोरीन लगा है जो स्लाइटली विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला भी आपका SN2 प्लस SN1 दोनों दे देगा, हाँ। एंड सेकेंडली, अब आपको बताता हूँ मैं, कई बार हम बोलते हैं ना कि SN1 जो आपका 3 डिग्री में होता है और SN2 आपका 1 डिग्री में होता है, ठीक है। आपको पता है अगर हम 3 डिग्री में बोलें कि चलो अगर 3 डिग्री में भी SN2 करवा दिया जाए, मान लो अगर हम करवा ही दें, ये ऐसा मानो सोचें कि सर अगर 3 डिग्री में SN2 भी हो रहा होता है, SN1 भी हो रहा होता है, और उन दोनों की स्पीड को कंपेयर करते हैं हम, तो क्या होता? तो ऐसा नहीं कि 3 डिग्री में SN2 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। द पॉइंट इज 3 डिग्री में SN2 इतना स्लो हो जाता है और SN1 इतना ज़्यादा फास्ट होता है कि सिर्फ और सिर्फ SN1 का ही प्रोडक्ट हमें दिखता है, SN2 से प्रोडक्ट बनता ही नहीं है, इतना कम बनता है कि निग्लिजिबल होता है। तो SN1 आर कंपेरेटिवली फास्टर इन दैट केस। तो इस केस में SN2 भी अच्छा हो जाएगा और SN1 भी हो जाएगा, तो दोनों मैकेनिज्म हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ SN2 हो रहा है, वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्लो होता है। तो उस बेसिस पे बेंजाइल है, ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है, तो जल्दी आयोडाइड देगा वो, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न वाई आई सेड के सी ऑप्शन आपका होना चाहिए, ठीक है। ए वाला भी दे देगा, तो दैट्स काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ए वाला भी आपको AgNO3 के साथ AgI का प्रेसिपिटेट दे देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, 43 इन द फॉलोइंग ग्रुप्स OAC, OMe, OSO2Me द ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप। जितना वीक बेस, देखिए OSO2Me में क्या होता है, जब ये निकलता है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से डीलोकलाइज हो सकता है,
क्योंकि इधर भी हो जाएगा, ये इधर भी हो जाएगा। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा उतना ही ये स्पीशीज़ वीक बेस होगी, जितनी वीक बेस होगी उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। तो ऑब्वियसली दिस इज गुड। CF3 वाला और भी अच्छा है क्योंकि CF3 और विड्रॉइंग ग्रुप है, और ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को डिलोकलाइज करने में हेल्प करेगा। तो 4 सबसे अच्छा है, ठीक है। ऑर्डर लिविंग ग्रुप 4 सबसे आगे आएगा, फिर आपका 3, फिर आपका 1, फिर आपका 2, क्योंकि 1 में भी क्या है, एटलीस्ट CH3 COO नेगेटिव है तो डीलोकलाइजेशन है। 2 में कोई डीलोकलाइजेशन है ही नहीं, CH3O नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IUPAC सब्स्टिट्यूट नेम फॉर आइसोमर ऑफ C4H9। अरे यार ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, चलो इसका आंसर की मैं ट्रिकली आपको बोल देता हूँ, ठीक है। C4H9Cl के आइसोमर बना लो और देख लो कौन सा नाम उनमें से किसी को भी सूट नहीं कर रहा, तो आंसर इसका बी आएगा। क्वेश्चन 45, एलिमिनेशन ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम 2-bromobutane रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2-butane, प्रिडोमिनेंटली 2-butane क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है तो सेट से प्रोडक्ट बनेगा। अरेंज मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ओके, मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4-डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ओके। ये वाला हमने एक्चुअली एरोमेटिक में ये वाला किए नहीं है। अराइल हैलाइड के जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, देखिए इसमें क्या होता है, क्लोरोबेंजीन जो आपके अराइल हैलाइड्स हैं इनकी रिएक्टिविटी तब बढ़ती है जब ऑर्थो और पैरा पे स्ट्रांगली विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं। ये भाई साहब मेटा पे हैं तो ये नहीं बढ़ाएंगे, ये ऑर्थो पैरा पे ये बढ़ाएगा, उसके बाद ये होगा। तो सबसे फास्ट होगा आपका सेकंड वाला, फिर आपका थर्ड, फिर फर्स्ट, तो सेकंड, थर्ड, फिर फर्स्ट, सी ऑप्शन। तो ये वाले हमने एक्चुअली मैकेनिज्म पढ़ने हैं, जब एरोमेटिक करेंगे तब हम इसको मैकेनिज्म को पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड वुड बी द मोस्ट रिएक्टिव SN1, 3 डिग्री प्लस बेंजाइल है आपका, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन, ठीक है। 48, विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 विद OH नेगेटिव। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल सेम है आपका, न्यूक्लियोफाइल सेम है, OH नेगेटिव है, सिर्फ आपको क्या देखना है, सबस्ट्रेट। CH3Br और CH3I, ऑब्वियसली CH3I, ठीक है। तो पहले में CH3I होना चाहिए, Br तो नहीं होना। और इन दोनों में ऑब्वियसली ये वाला CH3Cl, ठीक है। और इन दोनों में ये तो आपका, ये आपका अलाइलिक है, ये वाला, ये आपका विनाइल है, विनाइल नहीं देता SN2, अलाइल दे देता है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 49, एन अननोन अल्काइल हैलाइड A reacts with alcoholic KOH to produce a hydrocarbon C4H8, ठीक है। तो C4H8 बनना मतलब ऑब्वियसली आपका एलिमिनेशन हो रही है वहाँ पे। ओजोनोलाइसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन अफोर्ड्स 1 मोल ऑफ प्रोपेनॉल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ओके। CH3CH2 CHO बना एक तो आपका, और एक आपका HCHO बना, ओके। अगर ये बने ओजोनोलाइसिस से तो इसके पहले कंपाउंड क्या था आपके पास, CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये था आपके पास पहले। विच ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, तो ये था आपका C4H8, ये बना है एलिमिनेशन के बाद। तो एलिमिनेशन से पहले यहाँ पर आपका क्या अल्काइल हैलाइड था कुछ हो, तो या तो हेलोजन यहाँ पर रही होगी या फिर यहाँ पर रही होगी, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली वो यहीं पर रही होगी क्योंकि बगल वाला H निकला होगा, क्योंकि अगर हेलोजन यहाँ पे होती तो ये वाला H निकलता और बीच में आता डबल बॉन्ड 2 ब्यूटीन बनता, पर ये 1 ब्यूटीन बन रहा है, ठीक है। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या आना चाहिए आपका, CH3CH2 CH2 CH2Br, हाँ ए ऑप्शन आना चाहिए इसका, ये वाला, ठीक है। क्यों, देखो अगर आपका हैलाइड ये है CH3CH2 CH2 CH2Br, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, बगल वाले से H जाएगा, डबल बॉन्ड यहीं पे आ सकता है, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। बट अगर मैं लिखता हूँ कि CH3CH2 CHBr CH3, अगर मैं ये लिखता हूँ तो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, तो यहाँ से नहीं जाएगा फिर H, यहाँ से जाएगा, तो डबल बॉन्ड बीच में आएगा, ऐसा नहीं आएगा फिर सेट जेप प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दिस विल बी द मेन ओरिजिनल जो अल्काइल हैलाइड था। क्वेश्चन नंबर 50, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, जितना सरफेस एरिया उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि ब्रोमीन तो सब में प्रेजेंट है ही है ना, सिंपल। तो 1 में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद 3, फिर 2, सी ऑप्शन। चलिए, तो ये हो गया 50 क्वेश्चन का DPP। आई होप कि आपका ये चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। बाकी दिस इज अब SN1 SN2 को ऐसा मत समझना कि इसी में कर ली हमने, आगे अल्कोहल ईथर में भी यही करने हैं, तो अल्कोहल और ईथर में हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन ही करेंगे ज़्यादातर,
क्वेश्चन के थ्रू हम थ्योरी समझ लेंगे, क्योंकि अल्कोहल की काफ़ी रिएक्शन ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, डिहाइड्रेशन या एडिशन ऑफ वाटर, है ना। एल्कीन में हमने कर लिया अल्कोहल की प्रेपरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, मार्कोनिकोव में मतलब वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, है ना। तो अल्कोहल की फॉर्मेशन के भी हमने काफ़ी रिएक्शन देख ली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे कर सकते हो आप OH नेगेटिव अटैक करवा के, हाँ ईथर से भी वैसे आप बना सकते हो। तो अल्कोहल और ईथर में अब हम मेनली करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस, क्योंकि वहाँ पर आपको SN1, SN2, E1, E2 को और भी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है भी, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे आ जाइए, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड कीप शेयरिंग अबाउट द कैनवस क्लासेस, बिकॉज दिस इज ओनली एंड ओनली योर सपोर्ट इज गोइंग टू टेक अस जहाँ पर भी जाना है, ठीक है। तो अगर ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कैनवस क्लासेस ग्रो करे, तो आपको थोड़ा सा शेयरिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बिकॉज यू गाइज हैव द पावर टू डू दैट, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय।